तो गाइस अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है तो जो बातें बताने वाला हूँ प्लीज उसको ध्यान से सुनना। अगर उसको सुनोगे तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा, इसलिए प्यार से और बहुत अच्छे से सुना। दूसरी बात गाइस, अगर दोनों का सेपरेट सेपरेट वीडियो चाहिए कि फिजिक्स का अलग बता दो सर, केमिस्ट्री का अलग बता दो, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग है। आज तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा। और इसी के साथ अब मेरे आवाज में थोड़ा अलग सुनाई दे रहा होगा, लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से तबीयत थोड़ी अच्छी खासी नहीं चल रही, कोल्ड और फीवर दोनों साथ में। आज तो मैं जबरदस्ती वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम किस दिन है। अब दूसरी बात ये कि गाइस ऑलरेडी जो हमने नेक्स्ट सेमेस्टर 2 के लिए पुणे वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी जो कोर्स लॉन्च किया था, फुल लेंथ कोर्स लॉन्च किया था, उसमें पहला बैच फुल हो चुका है। दूसरे बैच का एडमिशन स्टार्ट है और हम दूसरा 2 ही बैच लेने वाले हैं। उसके अंदर हम नंबर ऑफ बैचेस और बढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सर्वर इतना बड़ा नहीं है गाइस। तो अगर जिसको भी इनरोल करना है, आप सभी को बोलूंगा फटाफट फटाफट हो जाओ। नहीं तो गाइस देखो, प्राइस भी अप हो जाएगा और बाद में सीट भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी करके और स्टार्टिंग से ही जिस दिन आपका एग्जाम पूरी तरह से खत्म होता है 4-5 दिन मजा मस्ती कर लो, 5-6 दिनों के बाद अपनी पढ़ाई में आराम से लग जाओ और राहुल सर भी आपके लिए कंटिन्यू आ जाएंगे। ओके, अब 5 मूल मंत्र कौन से हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहली बात तो गाइस, एग्जाम में देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप चाहो तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप उसको मैकेनिक्स की तरह, मैथ की तरह डेली करोगे तो ही चलेगा। 11th-12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, यहाँ का फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना होता है कि हमें पता रहता है कि क्या आने वाला और हम आराम से कर सकते हैं। हाँ, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा, देखो कुछ गलतियां हमसे ये हो जाती है कि अगर स्टार्टिंग से जब स्टार्ट होता है तो हम ऐसे ऐसे लोगों का सुन लेते हैं, कोई नहीं भाई मजा करने का, ये करने का, वो करने का, सब निकल जाता है। भाई कुछ लोगों का निकल जाता है, सब बच्चे वैसे नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो मैं सजेशन यही दूंगा, कोई भी चीज स्टार्टिंग से करो। हाँ चाहिए, अगर आपको लगता है सब्जेक्ट बहुत सिंपल है तो 7 में से 2 दिन करो, पर करो जरूर। ये नहीं कि लास्ट में बस बुक उठा रहे हो। अब जो सो हो गया, कैसे न कैसे करके ये सब्जेक्ट को अपने को इस सेमेस्टर के अंदर निकालना है, इसका बोझ हमें आगे लेके जाना नहीं है। अब इसके अंदर गाइस क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके जो जो यूनिट हुए हैं, जो यूनिट नहीं हुए, जो यूनिट नहीं हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो कि इसके अंदर कितने कितने टॉपिक्स है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है और क्या क्या किससे किससे रिलेटेड है। वो पूरा मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ के जाओ। हम लोग क्या करते थे, अगर अगर कोई भी ऑप्शन में किसी यूनिट को रखना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, वो वाले यूनिट के बारे में पूरा पता लगा लेते थे कि इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है, क्या करना है क्या। और भाई लिख के आते थे, पूरे मार्क्स मिलता था। बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए। इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कि ये कौन से यूनिट का है और कौन से यूनिट का है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो उस चैप्टर यूनिट के बारे में तो पता होगा ना, एटलीस्ट उससे रिलेटेड वो चीजें लिख दो। तो कहीं अगर मार्क्स कम हो रहा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा गाइस। समझ में आया? तो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ। दूसरा, ट्राई ये करना कि जब कोई क्वेश्चंस लिख रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ लिखना। एग्जाम्पल अगर लिखोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपको लगता है प्रैक्टिकली, भले आपकी बुक में नहीं दिया है, बट प्रैक्टिकली आप किसी से उसको कनेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करोगे तो भाई ये बाकी लोगों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जो पेपर चेक करने बाकी लोगों पे करके क्या ही लेना है, पेपर जो चेक करता है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसलिए एग्जाम्पल अगर हो सके तो एक एग्जाम्पल उसके साथ लिख देना। अब इसके बाद डायग्राम्स, हो सकता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसका अपने को नहीं आता, कुछ पता ही नहीं, पर डायग्राम्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। और डायग्राम में जितनी लेवलिंग की उससे रिलेटेड भी पॉइंट लिख लिया ना तो भी भाई निकल जाओगे। फिर भी निकाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं लिखने से अच्छा कुछ लिखना अच्छा आराम से। अपना एम अगर कुछ नहीं हो तो अपना एम यही रहना चाहिए कि हमें निकलना है। और जो बच्चे अगर टॉप करना चाहते हैं तो उनका पेपर उसी तरह का होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक का डायग्राम नहीं दिया है और आपको गूगल पे उसका स्केच मिल जा रहा है तो भाई डाउन उसको, जो मतलब आपके बुक में नहीं दिया हो पर आपको पता है कि गूगल पे इसका स्केच मिल जाएगा, तो स्केच की प्रैक्टिस कर लो। इससे पेपर बाकी लोगों से हट के दिखेगा आपका, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे मैंने डायग्राम बताया। तो ये दोनों बच्चों को हेल्प करेगा जो टॉप करना है, या तो जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ तो उनके लिए भी डायग्राम ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा न्यूमेरिकल स्किप करके जाओ, छोड़ के जाओ। एटलीस्ट न्यूमेरिकल देख के जाओ, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बाय हेड करके जाओ। न्यूमेरिकल देख के किस लिए जाओ, इन केस कहीं से फॉर्मूला अपने को मिल जाता है तो एटलीस्ट हम पुटिंग वुटिंग करके कुछ तो कर सकते हैं। कुछ तो करेंगे तो जो अगर इन केस हमारे पासिंग में कुछ मार्क्स कम हो रहे हैं तो बहुत सारे टीचर होते हैं उसको दे दिया जाता है, पर कहीं तुम लिखे रहोगे कुछ किए रहोगे तो ही मिलेगा ना। तो भाई ये, और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स जो PYQ है ओनली वही करो, बस वही करो, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। PYQ 2-3 साल की PYQ उठा लो, 3 साल तो बहुत हो गया, उठा लो और उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स है बस वही कर डालो, देखो एग्जाम में वही दिखाई देगा। इसके बाद आंसर प्रेजेंटेशन, इसी में बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं।
दो तरह के बच्चे, एक बच्चा ऐसा है जो पूरा अच्छा लिख रहा है, मतलब पूरे क्वेश्चन बहुत लिख रहा है, पर उसका पेपर का प्रेजेंटेशन सही तरीके का नहीं है। और एक ऐसा बच्चा है जो पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, 1 पॉइंट कम लिख रहा है, पर पेपर का प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा है। तो गाइस ये बच्चे को ना, ये बच्चे के मार्क्स कट होने के बिल्कुल चांसेस नहीं, 1 पॉइंट कम होने पे। बल्कि अगर इसका टीचर को लगे यार इसने ठीक से नहीं लिखा है, पेपर कैसे भी इधर उधर कुछ भी करके लिखा है, तो हो सकता है इसका हाफ मार्क्स कट जाए। इसीलिए ऐसे एग्जाम्स में जब आप बैठते हो तो आपको किस तरह से जज किया जाता है कि आप पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, समझ। इसलिए पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि सर दोनों का सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के बता दो कि हम किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करें, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। पर फटाफट बोलना, और वैसे भी तबियत तो बहुत खराब है। और दूसरी बात, जो गाइस अगले सेमेस्टर का देखो, इस सेमेस्टर में तो आपने बहुत सारी गलतियां कर डाली। हमने ट्राई किया, हमारे पूरे चैनल पे सब कुछ डाला हुआ था, सब कुछ डाला हुआ है, बट आप सभी को पता है जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता ना, आपको रोज बोलता नहीं, तब तक करते नहीं। और ये काम हमारे कोर्स के अंदर होता है। और ऐसे टीचर से कवर करो कि भाई जिसने सच में कुछ उसके अंदर किया हुआ है। तो जो बच्चे हैं, अगर आपके आजू बाजू में बच्चे हैं तो उनसे पूछो, पता लगेगा। तो इसीलिए और पहले दिन से मैं ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट के टाइम पढ़ो, स्टार्टिंग से करो। स्टार्टिंग से थोड़ा 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 करते जाओगे ना, लास्ट में बोझ नहीं आएगा। इनकेस इस सेमेस्टर का कुछ आता भी है तो भी नेक्स्ट सेमेस्टर आपके लिए एकदम आसान हो चुका रहेगा, फिर इस सेमेस्टर का भी आप निकाल लोगे। ओके, अगर कोई और डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, किसी भी नंबर पे से कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।